बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि तरतीब से या टू वर्क इन अ सीक्वेंस हमारी जो बॉडी होती है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट किस्म के पार्ट्स हैं। हर पार्ट अपना अपना फंक्शन कर रहा होता है, हर पार्ट का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। लेकिन पूरी बॉडी एज अ होल, अगर हम पूरी बॉडी को देखें तो एज अ होल वो एक बनकर काम करती है। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है रनिंग की या वॉकिंग की, कि जब हम रन करते हैं या वॉक करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के थाउजेंड्स ऑफ मसल्स वर्क करने लग जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके हैंड मसल्स, योर आर्म्स मसल्स, लेग मसल्स, शोल्डर्स, ये सब मसल थाउजेंड्स ऑफ मसल काम करते हैं। इसके साथ साथ आपकी लेग्स की मूवमेंट है, साथ साथ आपकी आर्म्स की मूवमेंट है, और साथ साथ ही आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि आप हमें रन करना है या आप बॉडी को भागना है। सही। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें एक सीक्वेंस के तौर पे होती हैं, एक तरतीब से होती हैं। उस तरतीब को हम बोलते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, और जो हमारी पूरी बॉडी है वो एज अ कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है या वर्क करती है, ये किसी भी किस्म के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है। इसी तरह वो कह रहे कि जब रनिंग हो रही है तो ये सब मूवमेंट के साथ साथ आपका हार्ट बीट भी ज्यादा होता है, आपको प्रेस्पिरेशन भी होती है, आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट भी रिमूव हो रही होती है। ये सब चीजें एट अ टाइम कैसे होती है, ये सब चीजें एट अ टाइम किस तरह बॉडी कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर तो डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो हर ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना काम अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस करता है। सिमिलरली अगर हम कोई चीज राइट कर रहे होते हैं तो हमारी फिंगर की मूवमेंट, हमारी आईज की मूवमेंट, हमारे हैंड की मूवमेंट, और साथ साथ हमारा ब्रेन या हमारी सोच जो होती है, ये सब चीजें इकट्ठी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और ये भी हम कोऑर्डिनेशन के जरिए ही हम कुछ ना कुछ जो भी हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। Now there are two types of coordination in organism. Number one is the nervous coordination brought about by nervous system. एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जिसमें आपके नर्व्स यूज होते हैं, जिसमें आपका ब्रेन यूज होता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आप पहले भी पढ़कर आए हुए हैं, नर्व्स एंड ब्रेन्स वगैरह यूज होते हैं, उसमें बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम। एंड योर सेकंड सिस्टम इज केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर मखसूस किस्म के केमिकल्स, मखसूस किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को पता लगता है कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, या क्या काम करना है। अगर अब ये केमिकल रिलीज हो गया है तो अब बॉडी को कैसे एक्ट करना है। केमिकल रिलीज करके बॉडी अपने डिफरेंट पार्ट्स को समझाती है कि अब आप अपना काम करो। एनिमल्स के अंदर बहुत कोऑर्डिनेशन सिस्टम होते हैं, नर्वस भी और केमिकल भी। इसी तरह ह्यूमन बॉडीज के अंदर भी बहुत किस्म के होते हैं, लाइक नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, उसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेटेड एक्शन। अब कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, उनमें उसके 5 पार्ट या 5 हिस्से हैं, 5 सीक्वेंसेस हैं। नंबर 1 इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस आपका इर्द गिर्द आपके साथ जो भी चीज होती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि एक गर्म कप है, उसको मैंने टच किया, उससे मुझे हॉट फील हुआ, ठीक है, तो ये जो टच करना था ये क्या था? स्टिमुलस। ये स्टिमुलस था, ये आपका जो इर्द गिर्द का जो आपका एक्सटर्नल या इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है या इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल जैसे सन प्लांट यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, वो टुवर्ड्स द सन मूव करती है, ठीक है, उसकी ये जो मूवमेंट है ये सन की वजह से है। सो दिस
द चेंज इन द सन, द चेंज इन द पोजिशन ऑफ सन, तो फिर क्या होता है कि इसकी वजह से भी ये चीज क्या है, दिस इज ऑल्सो अ स्टिमुलस बिकॉज दिस इज द चेंज इन एनवायरमेंट। जब भी कोई चेंज होता है एनवायरमेंट में, जब भी कोई एक्शन होता है, तो हम पढ़ते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मोर एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस आर हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, माइक्रोबियल इन्फेक्शन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका होता है कोऑर्डिनेटेड एक्शन इज रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब ये होगा कि जो ऑर्गन या जो पार्ट या जो टिश्यू उस स्टिमुलस को रिसीव करेगा या डिटेक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक गर्म कप है, उसको मैंने टच किया, तो टच इज अ स्टिमुलस, ठीक। लेकिन जब मेरी फिंगर से अगर मैंने टच किया, तो फिंगर वाला जो एरिया हुआ, जो फिंगर मेरी स्किन हुई, दैट विल बी रिसेप्टर। इसी तरह अगर हम साउंड वेव सुनते हैं, तो हमारा रिसेप्टर क्या है, ईयर्स। अगर हम लाइट को डिटेक्ट करें, तो हमारा रिसेप्टर क्या होगा, आईज। इसी तरह डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। द थर्ड इज कोऑर्डिनेटर्स। अब कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और मैसेज भेजते हैं उस ऑर्गन को जो कि इसके खिलाफ या इसके ऑपोजिट कोई ना कोई बॉडी से रिएक्शन करवा सकता है। सही, फिर से सुन लें, कोऑर्डिनेटर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और रिसीव करके उस बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाते हैं जिसने कोई ना कोई एक्शन देना होता है। अब आप एज एन एग्जांपल इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो जैसे हम नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, तो हमारा जो ये है, मैंने गर्म कप को टच किया, टच करने के बाद क्या हुआ कि मेरा जो स्किन है वो रिसेप्टर बना। अब स्किन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स होंगे, फिंगर की टिप पर जो भी न्यूरॉन्स होंगे या जो न्यूरॉन्स होंगे, वो नर्व इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करके इस मैसेज को पहुंचाएंगे किधर तक, ब्रेन तक, कि बॉडी को कोई चीज हॉट महसूस हुई है, बॉडी के स्किन ने या फिंगर ने गर्म कप को टच कर लिया है, अब आगे से एक्शन बताएं। सो वो ब्रेन तक जाएगा, ठीक। सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेटर, जो न्यूरॉन्स होंगे। न्यूरॉन्स हमारा मैसेज लेके जा रहे हैं हमारे ब्रेन तक, क्योंकि ब्रेन ने मुझे आगे प्रॉपर एक्शन का बताना है। और इसी तरह अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें, तो डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक। मतलब ग्लैंड्स वो उन ऑर्गन्स को कहेंगे जो हार्मोन्स या केमिकल रिलीज करते हैं। वो उनको इंफॉर्मेशन जाती है फ्रॉम वेरियस केमिकल्स एंड दे सेंड मैसेज बाय secreting पर्टिकुलर हार्मोन इन ब्लड। नंबर 4 इज अफेक्टर। अब अफेक्टर वो बॉडी का पार्ट है जिसने मैसेज को रिसीव कर लिया। जैसे अभी हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा, तो कौन सा पार्ट होगा, हमारा ब्रेन या हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। इसी तरह अगर हम उसमें देखें, केमिकल में देखें, तो वहां पर क्या होंगे, डिफरेंट जो ग्लैंड्स होंगे वो क्या होंगे, अफेक्टर्स, क्योंकि अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने मैसेज प्रोड्यूस करना। जो भी ऑर्गन मैसेज को प्रोड्यूस करेगा, रिएक्शन को प्रोड्यूस करवाएगा, उस ऑर्गन को हम बोलेंगे ये अफेक्टर हो जाता है। सिमिलरली सम हार्मोन्स ऐसे होते हैं या नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि अफेक्टर्स होते हैं। इसी तरह बोन्स ऐसी होती हैं, लिवर बाजुकात ऐसा होता है, वो एज एन अफेक्टर एक्ट करता है, क्योंकि लिवर, ये वाले जो ऑर्गन्स होते हैं ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं। नंबर 5 एंड द लास्ट इज रिस्पॉन्स। जब आपके अफेक्टर को मैसेज रिसीव हो गया, उसने क्या करना है, उसने आपको एक रिस्पॉन्स बताना है, आपको एक एक्शन बताना है, उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अभी वो पूरी एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले दी कि एक गरम चाय का कप है, उसको आपने टच किया, टच करने से ये जो आपका टच जो था वो स्टिमुलस था। आपकी जो स्किन थी, स्किन या आपके फिंगर की जो टिप थी, ये क्या था, ये रिसेप्टर था। रिसेप्टर से आपके कोऑर्डिनेटर्स ने मैसेज पहुंचाया या नर्व इंपल्सेस ने मैसेज पहुंचाया आपके ब्रेन तक, तो ब्रेन क्या था, अफेक्टर। अब ब्रेन ने ये मैसेज प्रोड्यूस किया
क्या मैसेज प्रोड्यूस किया कि आप बॉडी जो है अपना हाथ पुल कर ले, खींच ले या पीछे हटा ले, ठीक। तो ये जो एक्शन प्रोड्यूस हुआ, दिस विल बी द रिस्पॉन्स। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये इतना सडन होता है, इतना जल्दी होता है कि आपको नहीं समझ आती कि इतने ज्यादा इसके अंदर एक्शंस हो रहे हैं या इतने सारे इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट हो। सिमिलरली इन्होंने यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम बनाई हुई है जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों शो किए हुए हैं विद देयर कोऑर्डिनेटेड ऑर्गन्स, या जो 5 कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस थे वो सब इन्होंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके नर्व्स होते हैं दैट हैज बीन अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होते हैं। अब ये जो सारे नर्व्स हैं ये जो न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द नर्व cells or neuron. Nerve cell or neuron is the unit of nervous system. The human nervous system consists of billion of neuron plus supporting neurological cells. Neurons are specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptor to coordinators and form coordinators to effector. In this way, they communicate with each other with the other body type cells as well. The nucleus and most of the cytoplasm of neuron is located in its cell body. Different processes extend out of the cell body. These are called dendrites and axon. Dendrites conduct impulses towards the cell body and axon conduct impulses away from the cell body. जो बाहर की तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर जो आपके थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर्स हैं वो कंडक्ट करते हैं इंपल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है दरमियान में उससे दूर करते हैं इंपल्सेस को, उनको एक्सॉन बोलते हैं, और जो सेल बॉडी तक लेकर आते हैं उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, ये इसकी सेल बॉडी है ऊपर वाला हिस्सा, और ये जो नीचे है ये एक्सॉन है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये डेंड्राइट्स हैं, दरमियान में इसके न्यूक्लियस है। अभी जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर आ रहे हैं, और यहाँ से एक्सॉन से जो इंपल्सेस हैं वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जा रहे हैं। और अब ये जो येलो कलर की ये जो शीट है ये मेलियन शीट होती है। ये क्या होता है, एक फैटी एसिड्स होते हैं जो कि स्टिकी होता है, जिसकी वजह से जो आपका पूरा इंटरनल जो ऑर्गन है वो डैमेज नहीं होता, और वो इंसुलेटर एज एन इंसुलेटर एक्ट करता है, और डिफरेंट जो बाहर की कंडीशन होती है उससे वो अंदर अफेक्ट नहीं होने देता impulses को। So next on the basis of their function, neurons are of 3 types. Number 1 is sensory neurons, number 2 is interneurons, और 3 is motor neurons. Sensory neurons क्या होते हैं, ये conduct sensory information, that is nerve impulses, from receptor towards the central nervous system. They have one dendrite and one axon. Sensory neuron का क्या फंक्शन है कि वो आपके रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजता है। इंटरन्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये कनेक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली। ये क्या करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके इंटरप्रेट करते हैं एंड स्टिमुलेट द मोटर न्यूरॉन्स। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ये क्या करते हैं, इंटरन्यूरॉन्स का क्या काम होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेकर उसको डिकोड करके मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। लाइक ये कनेक्शन का एज अ कनेक्शन एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरन्यूरॉन्स टू मसल और ग्लैंड्स। दे मे हैव डेंड्राइट्स बट ओनली वन एक्सॉन। अब वो कह रहे हैं मोटर न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है, इंटरन्यूरॉन से मैसेज लेकर दोबारा अफेक्टर तक जाना कि ये मैसेज आया, अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज बॉडी को रिएक्ट करना है। सो नर्व क्या होता है, जब डिफरेंट सेवरल जो एक्सॉन्स होते हैं, न्यूरॉन का जो एक्सॉन होते हैं, जो आपने जो एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर देखा है, वो एक्सॉन जब मिल जाते हैं तो वो डिफरेंट क्या बना देते हैं, नर्व्स बना देते हैं। ठीक,
Based on the property of axon, the nerves are classified into 3 types. ये भी 3 किस्म के होते हैं, sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. Sensory nerves क्या कहते हैं? ये axon of sensory neurons only. ये जो sensory neurons जो हमने पीछे पढ़ा है उसके axons इसमें include होते हैं. Motor nerves में axon of motor neurons होते हैं और mixed nerve में axons of sensory and motor दोनों के neurons मिलते हैं. Nerve किसे कहते हैं? Nerve axon को बोलते हैं, जो कि न्यूरॉन का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. उसको जब हम डिफरेंट यूनियन होता है उनका सेवरल एक्सॉन को, तो वो क्या बन जाते हैं? वो नर्व्स बन जाते हैं. फिर इन्होंने दोबारा से वही नर्व्स का बताया कि ये सेंसरी नर्व्स भी होते हैं, मोटर नर्व्स भी होते हैं, मिक्स्ड नर्व्स भी होते हैं. सेंसरी नर्व्स में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर नर्व्स में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं या मोटर एक्सॉन्स होते हैं, और इस तरह मिक्स में दोनों होते हैं. सो द नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम हमने देखा है कि ह्यूमन में या एनिमल्स में 2 किस्म के होते हैं, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट ब्रेन. इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ ब्रेन. अब ब्रेन क्या है? ब्रेन ह्यूमन बीइंग्स का, एनिमल्स का हेड ऑफिस है. हमारी सारी एक्टिविटीज ब्रेन ही स्टिमुलेट करता है. इसीलिए जो स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. और जो ब्रेन होता है वो इनसाइड अ स्कल, मतलब स्कल के अंदर होता है, जिसको एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, क्रेनियम, बोनी क्रेनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं. इसके अंदर होता है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, बिकॉज ब्रेन इज वेरी मच डेलिकेट. अब क्या है? ब्रेन के इर्द गिर्द 3 किस्म की लेयर्स होती हैं, जिसको मेनिंग्स बोलते हैं. अब इन लेयर्स का क्या काम है? इन लेयर्स का काम ये है कि ये ब्रेन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इन लेयर्स के अंदर डिफरेंट स्मॉल कैपिलरीज होती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज होती हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए यूज होती हैं ब्रेन के टिश्यूज और सेल्स को. इसी तरह ब्रेन के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, मतलब जो कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड तक करते हैं. उस फ्लूइड का क्या काम होता है? उस फ्लूइड का काम ये होता है कि किसी भी किस्म के शॉक से, किसी भी किस्म के रेजिस्टेंस से ब्रेन को प्रोटेक्ट करना. और इस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF. नेक्स्ट इज योर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन. पूरे ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. अब यहाँ पर हम डिफरेंट जो 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन है या 3 डिवीजन ऑफ ब्रेन्स हैं, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन को पढ़ेंगे. कि इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस वो आने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट इज forebrain. Forebrain is the largest area of brain. It is mostly highly developed in humans. Following are the important parts of the forebrain. Look at the diagram. ये जो हिस्सा है, ये ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं forebrain. और इस हिस्से के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. अब थैलेमस का क्या फंक्शन होता है? थैलेमस का फंक्शन ये होता है कि ये रिसीव करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी इंपल्सेस बिफोर द ट्रेवल टू द सेरिब्रम. मतलब सेरिब्रम से पहले, क्योंकि ये सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए सेरिब्रम तक कोई भी सेंसरी इंपल्स पहुंचने से पहले थैलेमस तक आती है. अगर आपको किसी, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज टच की है या आप गिरे हो, आपको किसी भी किस्म का कहीं दर्द है, पेन है, तो ये जो पेन फील होता है, ये कौन से पार्ट में होता है? थैलेमस. आपके ब्रेन का थैलेमस जो होता है पेन को रिसीव करता है. इसी तरह कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड सोना और जागना, ये भी किसका फंक्शन होता है? थैलेमस का फंक्शन होता है. नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस. ये है हाइपोथैलेमस. थैलेमस से बिल्कुल नीचे और मिड ब्रेन के बिल्कुल साइड में जाकर ये होता है हाइपोथैलेमस. सो इट लाइज अबव द मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो द थैलेमस. In human, it is roughly the size of an almond. Almond जैसे एक बादाम होता है ना, उतना इसका साइज होता है हाइपोथैलेमस में. लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो आपका ग्लैंड्स का जो केमिकल का जो सिस्टम है, उन दोनों को कनेक्ट करता है, उन दोनों के दरमियान लिंक पैदा करता है. Moreover, it also controls the secretion of pituitary gland. आपके जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, उनकी सिक्रीशन, उन केमिकल की सिक्रीशन भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. इट आल्सो कंट्रोल द
फीलिंग्स ऑफ पेन, रेज, प्लेजर एंड सॉरो, गुस्से का, खुशी का, गम का, ये सब जो फीलिंग्स आप फील करते हो, ये भी हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है. The third part of forebrain is cerebrum. So this is the cerebrum. It is the largest part of forebrain. For cerebrum का क्या फंक्शन है? It controls the skeletal muscles. Skeletal muscles को कंट्रोल करता है, थिंकिंग को कंट्रोल करता है, आपके इंटेलिजेंस को, आपके सोचने की सलाहियत को कंट्रोल करता है और आपके इमोशन को. Now cerebrum is divided into two cerebral hemisphere. मतलब cerebrum को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एंटीरियर पार्ट्स को हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब. ऑल्फैक्टरी बल्ब का क्या फंक्शन है? ये आपके नोज से डिफरेंट नर्व्स को कैरी करता है और उसको आपका जो सेंसेशन ऑफ स्मेल है उस पे वर्क करता है. अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो कि ग्रे कलर का होता है. और इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट किस्म के जो सेल बॉडीज होते हैं ऑफ न्यूरॉन और एक्सॉन्स होते हैं, वो होते हैं. नेक्स्ट इज beneath this layer is present a white matter. इसके नीचे एक व्हाइट कलर का मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग मेलिनिएटेड एक्सॉन्स बोलते हैं. और अब कह रहे हैं कि इसके 4 लूप्स होते हैं. यहाँ पर इन्होंने आपको टेबल बताया हुआ है. फ्रंटल लूप होता है, पेरिटल लूप होता है, ऑसिपिटल और टेम्पोरल. इन सब के डिफरेंट यहाँ पर आपको बताए हुए फंक्शंस कि क्या क्या ये लूप जो है ये क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और कौन कौन सी जो नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं इनको कैरी करते हैं. जैसे कि पेरिटल होता है, पेरिटल होता है इसमें सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम द स्किन. सिमिलरली अगर फ्रंटल को बात करें तो जो मूवमेंट ऑफ स्पीच होती है, मतलब जब आप बोलते हो और बात करते हो, जो आपके माउथ के मसल्स की मूवमेंट होती है, वो फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है. इसी तरह जो ऑसिपिटल लोब है ये आपके विजुअल इंफॉर्मेशन सबको कंट्रोल करता है. एंड टेम्पोरल जो है कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल. नेक्स्ट इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन दरमियान में होता है बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. ये क्या कहता है, एज अ ब्रिज दोनों पार्ट्स जो होते हैं ब्रेन को, उनको कनेक्ट करता है. एंड इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड बैक टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. मिड ब्रेन में आपके जो ऑडिटरी इंपल्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, उसको भी सुनता है और आपके जो पोस्चर होता है बॉडी का, खड़े होने का तरीका वगैरह, उसको भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट. मेडुला ऑब्लोंगेटा व्हिच इज लाइज ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. आपके स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लाइक दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. इससे ऊपर जो सबसे पहला हिस्सा स्टार्ट होता है उसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं. इसका फंक्शन ये है कि ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को करता है, जो आपके डिफरेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं सच एज वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है. Moreover, it is also used to pass the information from spinal cord and to the brain. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके दरमियान एज अ ब्रिज भी एक्ट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. द सेकंड पार्ट इज सेरिबेलम. सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, जो कि मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है. ये यू कैन सी, ये जो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है और इसके बिल्कुल बैक साइड पे सेरिबेलम है. Third one is pons. Pons is present on the top of medulla. It assists medulla in controlling breathing. It also serves as a connection between cerebrum and spinal cord. आप कह रहे हैं इसी तरह मेडुला के अगर टॉप पर देखा जाए तो क्या होते हैं, पॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इसका फंक्शन क्या है कि मेडुला के जो फंक्शन है उसमें ये उसको हेल्प करता है और स्पाइनल और सेरेब्रम को आपस में कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं. ठीक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं. ये आपके ब्रेन से लेकर आपके लोअर बैक तक जाती है, मतलब पूरी जो कमर का एरिया जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कवर करता है. लाइक ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कवर्ड बाय मैनिंग्स, मतलब ये भी एक लेयर और शीट से कवर्ड होती है, डिफरेंट लेयर से कवर होती है टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. The outer region of the spinal cord is made up of white matter that is containing myelinated axons. जो बाहर का हिस्सा होता है वो white कलर का होता है और उसके अंदर बटरफ्लाई कलर शेप के क्या होते हैं, सेंट्रल कैनाल्स बने होते हैं जो कि ग्रे कलर के होते हैं. 31 pairs of spinal nerves arises along spinal cord. 31 pairs of spinal nerves are present on spinal cord. They are mixed nerves.
because each contain axons of both sensory and motor neurons। कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जितने भी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, मिक्स्ड नर्व्स होते हैं, उसमें मोटर और सेंसरी दोनों न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के दो रूट्स होते हैं, एक डॉर्सल होता है और एक वेंट्रल होता है, लाइक दिस इज गिवन इन द डायग्राम। जो डॉर्सल रूट होता है उसके अंदर सेंसरी ऑक्सॉन्स होते हैं और गैंग्लियन होता है, और जो वेंट्रल रूट होता है उसमें एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के दो मेन फंक्शंस हैं। नंबर वन, इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन द बॉडी पार्ट्स इन द ब्रेन। ब्रेन और बॉडी का सबसे जो मेन पार्ट है जो कि लिंक करता है वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड आल्सो ट्रांसमिट्स the nerve impulses from the body parts to the brain and from brain to the body parts, like as a bridge act करता है। Spinal cord also act as a coordinator responsible for some simple reflexes। आपकी जो बॉडी के जो डिफरेंट मूवमेंट है उनमें भी जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है। जो नेक्स्ट नर्वस सिस्टम है, क्योंकि हमने देखा दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिसको हम टीएनएस भी बोलते हैं, इसमें नर्व्स होते हैं और गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया क्या होता है, दे आर द क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व्स आपकी ब्रेन से राइज होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाते हैं, सो दे आर नेम्ड एज क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि क्रैनियल नर्व्स कितने होते हैं, उनके 12 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। जो क्रैनियल नर्व्स होते हैं उसके अंदर सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं और मिक्स न्यूरॉन्स भी होते हैं, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से नर्व्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं, दे ऑल आर मिक्स्ड नर्व्स। द क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मेक टू पाथवे, उनके दो मतलब वो रास्ता बनाते हैं, एक सेंसरी पाथवे that is conducting impulses from receptor to central nervous system and motor pathway that is conducting impulses from central nervous system to the effector। कह रहे कि दो पाथ हैं, एक पाथ तो ये कि जिसने रिसेप्टर से रिसीव करने से वो जिस ऑर्गन ने रिसीव किया है मैसेज वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, एक पाथवे ये होता है, और सेकंड पाथवे जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स की तरफ जाता है कि जिसने एक्शन लेना होता है। से ये दो पाथवे होते हैं। सो नेक्स्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस। मतलब ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये आपके जो आप एक्शंस अपने होशो हवास में करते हैं, वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से करते हैं जो एक्शंस, ये वो एक्शंस इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। It includes all the motor neurons that conduct impulses from central nervous system to the skeletal muscles। So यहाँ पर इन्होंने आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट सी बताई हुई है of your nervous system। Central nervous system में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, क्रैनियल नर्व्स आएंगे, स्पाइनल नर्व्स आएंगी। क्रैनियल और स्पाइनल में मोटर भी होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और इनके दो पाथवे होते हैं, एक को सेंसरी पाथवे कहते हैं, दूसरे को मोटर पाथवे बोलते हैं। ये नेक्स्ट जो आपका मोटर पाथवे होता है इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें आपके वॉलंटरी मतलब आपकी मर्जी के एक्शंस, वो एक्शंस जिनको आप खुद कंट्रोल कर सकें वो इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम सोमैटिक बोलते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं जिसके अंदर आपका कोई अपनी मर्जी नहीं चल सकता, ठीक, जैसे मतलब वो अनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का झपकना, यू कांट कंट्रोल, आप अपनी मर्जी से उसको रोक नहीं सकते, इसमें क्या है ऑटोनॉमिक। सिमिलरली ब्रीथिंग इज आल्सो ऑटोनॉमिक सिस्टम। तो ये वाले जो सिस्टम्स होते हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका वो वाले फंक्शंस होते हैं which are not under your control। Now sympathetic जो nervous system होता है that prepares your body to deal with the emergency situation। Like अगर आपकी एकदम से कोई emergency आ जाए तो बॉडी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए वो डिसाइड करता है आपका sympathetic system। फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखों में कुछ चला जाता है, ठीक है, तो फौरन से आपकी आंखों में क्या आता है, पानी आ जाता है जिसकी वजह से वो चीज बाहर निकल जाती है। तो ऑटोमेटिक
आपकी बॉडी में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो फौरन से सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो अंडर एक्शन आ जाता है। नेक्स्ट ये कि जब वो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है, तो उसके बाद काम आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जो कि आपकी बॉडी के सारे एक्शंस को नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को देखकर डर जाते हो तो फौरन से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो ये फौरन से हार्ट बीट तेज हो जाना, ये जो इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट बीट तेज हो जाना, आपका ब्रीथिंग रेट तेज हो जाना, ठीक है, ये जो सिचुएशंस हैं ये क्या होती है, सिंपैथेटिक। और बाद में जब आपकी हार्ट बीट और ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है तो हम कहते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क है। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शंस। अब रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या है, कह रहे कि जो जब भी आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जब वो इंपल्सेस आपके फैक्टर्स और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है तो दो किस्म के फंक्शंस होते हैं। एक तो वो फंक्शन होता है जो वॉलंटरी होता है, मतलब जो आपके अंडर कंट्रोल होता है, और नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो होता है इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस उनको बोलते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो आपके कॉन्शियस में ना हो। और ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं दे आर वेरी मच क्विक, सच रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब जो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो बहुत क्विक होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। The pathway followed by the nerve impulses for producing a reflex action is called reflex arc. The most common example of reflex action is the withdrawal of hand after touching a hot object. यहाँ पर भी ये दोबारा से वही एग्जांपल दे रहे हैं कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपकी रिफ्लेक्स एक्शन की क्या है, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी गर्म चीज को टच किया है, आप चाहें या ना चाहें, आपका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ वापस आ जाता है। So this is involuntary action, this is your reflex action, और इसका जो पाथवे पूरा इन्वॉल्व होगा उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। ये यहाँ पर जो इन्होंने डायग्राम की है यहाँ से आपको सारा समझ आ जाएगा। देखें, स्टिमुलस है, हॉट ऑब्जेक्ट है, इसने हॉट ऑब्जेक्ट को आपके हैंड में टच किया, हॉट ऑब्जेक्ट को रिसेप्टर हुआ, आपको पेन फील हुआ, आपको हॉटनेस टेम्परेचर इंक्रीज फील हुआ, तो फौरन से नर्व इंपल्स क्या हुए, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गए, वहां से आपको एक्शन आया कि आपने रिस्पांस क्या देना है, वो एक्शन मोटर न्यूरॉन्स के जरिए दोबारा से आपके अफेक्टर्स पर आया। अफेक्टर अब आप यहाँ पर क्या है, आपका मिड ऑफ द आर्म, ये वाला जो मसल है ये आपका अफेक्टर होगा, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, अपने हैंड को पुल कर लेंगे और पीछे की तरफ विथड्रॉ कर लेंगे। So this is the reflex arc or reflex action. So this is all for today. Inshallah we will continue our chapter in our next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.